जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लासेस चल रहा है और आज ये हमारा क्लास थर्ड है। और इस क्लास थर्ड में हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बैटल ऑफ पलासी के बारे में बताया, जो कि मैं लास्ट क्लास में क्या क्या बताया हूँ वो आपको रिवीजन करा दे रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बैटल ऑफ पलासी बताया, तो देख लीजिए बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी में जो 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इस समय मैंने बताया आपको कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव जो आपको सिराजुद्दौला थे, उनके जितने भी टॉप कमांडेंट थे, मीर जाफ़र, मानिक चंद, अमीन चंद, जगत सेठ, खानदीम खान, इन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। इन सबको अपने पास अपने में शामिल करके इन्हें हरा दिया बैटल ऑफ पलासी में। ठीक है, जैसे ही इनको हराया उसके बाद नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफ़र को बनाता है। ठीक है, कौन? रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेके 1760 1757 से 1760 तक मीर जाफ़र रहते हैं। जब ये मीर जाफ़र बनते हैं नवाब ऑफ बंगाल, तब आप देखते हैं कि इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जमींदारी किस चीज़ का दे दिया? 24 परगना का दे दिया। ठीक है, और जब मीर कासिम बनते हैं 60 के बाद, ठीक है, जो इन्हीं के सन इन लॉ थे, तब उन्होंने आपको क्या क्या दे दिया था? आप कमेंट में बताइएगा। बर्दवान, मिदनापुर, चित्तगोंग, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कहने का मतलब था, मान लीजिए ये वेस्ट बंगाल का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बोला कि जब मीर जाफ़र बने तो उन्होंने यहाँ पे 24 परगना पड़ता है। ठीक है, 24 परगना, पहले 24 परगना कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ 24 परगना हो गया। ऊपर वाले को नॉर्थ 24 परगना कहते हैं, नीचे को साउथ 24 परगना। इसी को दो पार्ट में अभी डिवाइड कर दिया गया। और कुछ बांग्लादेश का भी पार्ट है। ये सारा एरिया का जमींदारी किसको दे दिया गया था? ब्रिटिशर्स को। कौन दिया था? मीर जाफ़र। ठीक है, इसके बाद जब मीर कासिम बनते हैं तो मीर कासिम 1760 से लेके 1763 तक रहते हैं। बताया मीर कासिम 1763। ठीक है, और जब मीर कासिम बनते हैं तो क्या करते हैं? मैंने बताया आपको, ये बर्दवान का एरिया है बंगाल में, बर्दवान दे दिए इनको। ठीक है, यहाँ पे आपको पड़ता है मेदिनीपुर, इस मेदिनीपुर को दे दिया इस एरिया का जमींदारी। और यहाँ पे चित्तगोंग एरिया पड़ता है बांग्लादेश में, चित्तगोंग, तो चित्तगोंग का भी एरिया आपको दे दिए। ठीक है, तो सोचिए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुर्शिदाबाद पड़ता है। क्या? मुर्शिदाबाद। जैसे ही इन्होंने मीर कासिम आपको ये सारा चीज़ ब्रिटिशर्स को दे दिया, ये सारा मैं लास्ट क्लास में बताया हूँ, इसलिए मैं फास्ट रिवीजन करा रहा। तो मीर कासिम क्या किए, यहाँ से उठ के मुर्शिदाबाद से बिहार के एरिया में मुंगेर में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिए। कहाँ पे? मुंगेर में। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जब ये मुंगेर में शिफ्ट कर लिया और यहाँ पे गन फैक्ट्री बनाते हैं। क्या? गन फैक्ट्री। ठीक, मैंने लास्ट क्लास में बताया ये सारा चीज़। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और जब ये यहाँ पे मुंगेर में गन फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को थोड़ा इनको ख़राब लगा कि मैं इसको बनाया, ये अपने मन से डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को फिर हटा के और इन्हें मीर जाफ़र को फिर से बना दिया। मैंने बताया फिर से मीर जाफ़र बन गए थे। याद रखिएगा, मीर कासिम के बाद कौन फिर से बन गया? मीर जाफ़र। अब ब्रिटिशर्स को और क्या प्रॉब्लम था इनसे कि इन्होंने जो इंटरनल ट्रेड था, जो बंगाल में इंटरनल ट्रेड जो करते थे ब्रिटिशर्स दस्तक दिखा के पास, वो इंडियन ट्रेडर को भी फ्री कर दिए कि आप भी दस्तक का पेपर दिखाइए और आराम से ट्रेड करिए। ठीक है, तो ठीक है, जब इनसे लड़ाई हुआ तो ये हारे। तो अब क्या होता है देखिए, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान लाइए कि
कि मान लीजिए ये बंगाल का एरिया है और ये बिहार है, ये बंगाल है, ठीक है। तो उन्होंने मुंगेर से उठ के ये कहाँ चले गए, अवध। मैंने बताया था कहाँ चले गए, अवध। अब मैं बैटल ऑफ बक्सर चालू करता हूँ, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ये कब हुआ था, इस डेट को याद रखिएगा। कब हुआ था, इस डेट को याद रखिएगा। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। 1764 कैसे याद रहेगा, 22 एग्जैक्ट डेट भी याद है, बी है, बी 2 पे आता है, बी 2 पे आता है, तो 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अवध में अवध चला गया यहाँ से कौन, मीर कासिम, ठीक है। हेल्प लेने के लिए अवध के राजा कौन थे उस समय, अब देखिए शुजा उद दौला, नवाब ऑफ अवध थे, कौन थे, नवाब ऑफ अवध। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जब मुगल का ये बताया था क्रोनोलॉजी मुगल के रूलर का, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस समय शाह आलम टू जो हैं वो मुगल रूलर थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अवध में, जबकि ये मुगल दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन ये शाह आलम टू भी अवध में बैठे हुए हैं। शाह आलम टू अवध में क्यों बैठे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शाह आलम टू इसलिए अवध में बैठे हुए हैं, ये इमाद उल मुल्क के डर से बैठे हुए हैं। इमाद उल मुल्क के डर से बैठे हुए, क्योंकि ये लोग मतलब पावरफुल थे, इन्हीं का वर्चस्व चलता था, लेकिन इनके डर से ये यहाँ बैठे थे और नहीं जाते थे वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे फिर, और यहाँ पे मीर कासिम का तो फोर्स है, ये है मीर कासिम। ये तीनों संग में आए, ये तीनों जन संग में आए और फिर गए लड़ने। तीनों जन अब कॉम्बाइंड फोर्स आए। इस टोटल कॉम्बाइंड फोर्स इनका लगभग 40,000 सोल्जर रहते हैं। कितने, 40,000, ठीक है। 40,000 का कॉम्बाइंड फोर्स रहता है ये तीनों का, और इनसे ब्रिटिशर्स के 7,000 ट्रूप्स लड़ते हैं। कितने, 7,000 ट्रूप्स मतलब सेना के टुकड़ी को कहते हैं ट्रूप्स, 7,000, जिसमें से 5,000 लगभग इंडियन थे। सोचिए। और इसका नेतृत्व कौन करता था, नाम एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो। इस नाम को याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो थे आपको कौन, ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। और यहाँ पे पूरे नवाब मतलब मुगल रूलर के शाह आलम टू, शुजा उद दौला जो कि नवाब अवध थे, और मीर कासिम, तीनों का कॉम्बाइंड फोर्स 40,000 सोल्जर, ठीक है, मिल के लड़े कहाँ पे, बैटल ऑफ बक्सर। आप सोचिए बैटल ऑफ बक्सर ही क्यों चुना गया, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, बिहार, अगर मान लीजिए बिहार का लगभग मैप ये है, तो यहाँ पे बक्सर पड़ता है, ठीक है। और गंगा नदी यहीं से जाता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या है कि बंगाल से ये, इसके बाद आपको जंगल एरिया हो जाता है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी वगैरह सब इस साइड पहले यही था, जंगल वगैरह था, इधर अवध था, और ये यहाँ पे मुगल था, ठीक है। तो इसको एज अ बफर स्टेट भी बनाएंगे, अभी देखेंगे, बफर एरिया रहेगा, ठीक है। और ये प्लेन लैंड भी है, बक्सर क्या है, प्लेन लैंड है, ठीक है। और यहाँ कंटिन्यू गंगा का सप्लाई है, और यहाँ पे कर्मनाशा नदी है, दोनों नदी है, गंगा और कर्मनाशा, ये दोनों नदी जो सोल्जर थे इनको कंटिन्यूअस पानी भी सप्लाई करेगा और हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके आगे जंगल था, तो दोनों इधर आके एक मिड पॉइंट बनता है और प्लेन लैंड है, इसीलिए यहाँ पे लड़ाई हुआ था। तो इसका नेतृत्व कौन किया था, ब्रिटिशर्स के साथ हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ आपको पता ही है कि हेक्टर मुनरो इतने कम सोल्जर के साथ भी जीत गए ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब देख रही है कि जब मुगल रूलर शाह आलम टू, नवाब ऑफ अवध, शुजा उद दौला और मीर कासिम तीनों जन बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये बात कब का है, 1764 का, ठीक है। तब क्या हुआ, अब तीनों जन हार चुके हैं और बैठे हुए हैं, तो क्या होगा आप सोचिए, अब क्या करेंगे। तो फिर से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव 1760 में
वापस चले गए थे ब्रिटेन, उनको वहाँ से वापस बुलाया गया। इसीलिए जो आप देखिएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है वो 1 साल बाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद जो ट्रीटी होता है वो 1 साल बाद अगस्त 1765 में होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1764 में लड़ाई होता है, लेकिन ट्रीटी संधि कब साइन होता है? साइन होता है 1765 में, ध्यान रहेगा। 1765 में आपको क्या साइन होता है? ट्रीटी। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या क्या मेन पॉइंट है ये आपको जानना जरूरी है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में मेन पॉइंट क्या क्या हुआ था? देखिए इलाहाबाद का ट्रीटी, देखिए पहली चीज़ तो याद रखिए, यहाँ पे 3 ट्रीटी हुआ था। आप देखिए यहाँ पे 3 लोग हारे हैं ना। देखिए ब्रिटिशर्स जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो कितना, इनका इंपॉर्टेंस आपको पहले भी समझ में आएगा जब वो मीर कासिम को बनाए, मीर जाफ़र को बनाए, तो इनसे आप बर्दवान लिए, मीर जाफ़र से आपने 24 परगना लिया और 2.2 करोड़ रुपया लिया था जो आपने कर्नाटिक वॉर में यूज़ किया था। और कैसे इन रॉबर्ट क्लाइव ने इनके ही मीर जाफ़र के ही जो भी सिराजुद्दौला के टॉप मिलिट्री कमांडेंट थे, मीर जाफ़र, मानिक चंद, अमीन चंद, जगत सेठ, खंदिम खान, इन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसीलिए इनको बुलाया गया वहाँ से, ताकि ये फिर से ऐसा कुछ करें जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट हो। इसीलिए इनको बुलाया गया था ब्रिटेन से, समझे। तो 1 साल लगभग वहाँ से आने में लग गया होगा, इतना समय। तो इन्होंने ये आए यहाँ पे और इन्होंने 3 ट्रीटी किया, अलग अलग ट्रीटी किया। आपको सिराजुद्दौला से शुजाउद्दौला से अलग किया, शाह आलम II से अलग किया और नवाब ऑफ बंगाल से अलग किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में सबसे पहले आप आज ये कि शुजाउद्दौला से क्या होता है। शुजाउद्दौला मैं बोले कि 3 ट्रीटी होता है, 3 अलग अलग लोगों से अलग अलग ट्रीटी होता है। शुजाउद्दौला ऑफ अवध, इनसे क्या ट्रीटी होता है, इनका भी ट्रीटी देख लीजिए। इनसे क्या हुआ, इनको कहा कि आप कारा एंड इलाहाबाद को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, इनको क्या हुआ कि जब शुजाउद्दौला को लगा कि मैं हारा हुआ हूं, तो शुजाउद्दौला ने सोचा कि मेरे को पूरा टेरिटरी वापस मिल रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कारा और इलाहाबाद को इनको वापस नहीं दिया। ठीक, ये कारा और इलाहाबाद इन्होंने मुगल इंपरर को दे दिया। मुगल इंपरर अभी कौन था? मुगल इंपरर कौन था आप बताइए? शाह आलम II। ये कारा और इलाहाबाद अवध, मतलब ये कारा जो पड़ता है वो प्रयागराज से इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद से लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है। तो ये एरिया छोड़ के बाकी सब अवध का एरिया आपको शुजाउद्दौला को लौटा दिया। कितने खुश होंगे, सोचिए कितना बड़ा बात है कि इतना हारा हुआ में भी सब चीज़ इनको वापस मिल गया। बस 2 चीज़ रखें, और वो भी मुगल इंपरर को क्यों दिए? क्योंकि इनको रहने का जगह नहीं था, ये आके यहाँ पे ही रहते थे। बताए थे आपको अवध में, क्योंकि वहाँ इमाद मुल्क से डर था। आगे बढ़े। और इसमें क्या शुजाउद्दौला से डील हुआ कि 50 लाख रुपया वॉर का कंपेंसेशन देना है। जो वॉर में लॉस हुआ है टू ईस्ट इंडिया कंपनी, वो शुजाउद्दौला 50 लाख रुपया किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा डील इनसे ही हुआ, क्या हुआ? ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस। इसका मतलब क्या हुआ? ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस, इसका मतलब हुआ अगर आप आप किसी पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपको हेल्प करेगा, जाके उससे अटैक करेगा। उस पर किसी को भी आप अगर अटैक करते हैं आसपास के राजा को, तो ईस्ट इंडिया आपकी तरफ से लड़ने जाएगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पे कोई अटैक करता है तो आप भी उसको बचाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से डील किया कि आपको फ्यूचर में कोई अटैक किया तो हम बचाएंगे, हम पे कोई अटैक किया तो आप बचाएंगे। दोनों जन, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। आप अगर लड़ेंगे भी, डिफेंस भी करेंगे तो भी हम जाएंगे, और आप पे कोई अटैक करने आएगा तो भी हम बचाने आएंगे। ठीक है, और सोचिए फिर से वो वही चीज़ इनको मिल गया, क्या? फ्री ट्रेड राइट। फ्री ट्रेड राइट
इन अवध, मतलब अवध एरिया में फिर से फ्री ट्रेड राइट जो 10 तक चल रहा था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से उड़ के कहाँ आ गया, अवध तक भी आ गया। समझ में आ गया। ये 4 ट्रेड डील होता है किससे, शुजा-उद-दौला से। ठीक है, शुजा-उद-दौला से 4 ट्रेड हुआ। कारा और इलाहाबाद दिया, 50 लाख वॉर इंडemnity दे दिया। ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस हुआ कि आपको अटैक करेंगे तो हम बचाने आएंगे, आपको कोई मारेगा तो भी हम बचाने आएंगे। दोनों एक दूसरे से डील किए। फ्री ट्रेड राइट इन अवध, आपको पूरे अवध पे फ्री ट्रेड राइट दे दिया है। दूसरा डील होता है किससे, दूसरा डील किससे होता है, शाह आलम टू। शाह आलम टू कौन था बताइए, उस समय मुगल रूलर शाह आलम टू थे। इनसे क्या डील होता है, इनसे ये डील होता है, इनको इलाहाबाद और कारा दे दिया जाता है। पहला चीज जो कि वो उनसे लिया गया था अवध से, इलाहाबाद एंड कारा गिवन टू एम्परर। इलाहाबाद फोर्ट में रहते थे, ठीक है, इलाहाबाद और कारा दे दिया गया इनको। ठीक है, इनको कहा कि आप इलाहाबाद फोर्ट में ही रहिए, रिजाइड ऑन, मतलब रिजाइड मत रहना, रिजाइड ऑन इन इलाहाबाद फोर्ट, मतलब आप इलाहाबाद फोर्ट के ही अंडर रहिए एज अ प्रिजनर। इनको बंधक बना के रख दिया कि आप आराम से इसी में रहिए। ठीक है, ये भी आराम से। अच्छा ये कहते हैं इलाहाबाद फोर्ट बनाया कौन होगा, अकबर बनाए थे, याद रखिएगा, अकबर बनाए थे। ठीक है, 1580-83 के आसपास, याद रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद फोर्ट। और उसके बाद क्या इनसे डील हुआ, ठीक है, इन्होंने दीवानी राइट, इनसे वो दीवानी राइट, मान लीजिए जो राजा हारा हुआ है उससे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इनसे दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन ल्यू ऑफ 26 लाख पेंशन। कहने का मतलब क्या है कि दीवानी राइट मतलब टैक्स कलेक्शन। अभी तक आप ट्रेड का राइट देते थे, अब ब्रिटिशर्स बोले कि हमको टैक्स कलेक्शन का राइट दे दीजिए। बिहार का एरिया, उड़ीसा का एरिया और बंगाल का एरिया, तीनों एरिया पे ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिए। दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन किसके हाथ में आ गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किससे लिखवा लिए, शाह आलम टू। क्यों, क्योंकि वही पावर में है अभी, रूलर पूरे भारत पे कंट्रोल किसका है, मुगल का। ठीक है, नवाब भले ही बंगाल में है लेकिन दीवानी राइट कंट्रोल मुगल ही करते थे। तो मुगल से ये ले लिए कितने रुपए में, 26 लाख रुपए हम आपको देंगे, आप पेंशन ऑफ हो जाइए, मुक्त हो जाइए, हम ये 26 लाख रुपया ये आपको साल का साल दे देंगे। ठीक है, ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। क्या कहा जाता है इसको, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को, ट्रीटी ऑफ। अब ये आपको बस इतना ही, इनसे यही डील हुआ कि आप इलाहाबाद फोर्ट में लिए, इलाहाबाद ये करिए। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट आप 26 लाख रुपया में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को कॉल्ड, क्या कहते थे इसको, मास्टर स्ट्रोक ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, मास्टर स्ट्रोक ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। क्यों रॉबर्ट क्लाइव इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स को मराठा से प्रॉब्लम था, अभी पता चलेगा। यहाँ पे मराठा है, ठीक है, नीचे में अगर भारत का नक्शा देखेंगे आप, भारत का नक्शा ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो ये बंगाल बिहार वाला एरिया हो गया, ये अवध का एरिया हो गया, ये बीच में जंगल है, ठीक है, ये पूरा जंगल, और यहाँ मराठा है। तो ये मराठा जंगल क्रॉस करके आएंगे नहीं, अवध से आएंगे नहीं, तो ये इधर से घूम के आना होगा। तो अवध से आपको पहले ही वो क्या कर दिया, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस कर लिया, ठीक है, और इधर पूरा जंगल है, ठीक है, तो इनको ऐसे घूम के आना होगा। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ये मराठा से भी बचने के लिए एज अ बफर स्टेट बना दिया। किसको, अवध को। बफर मतलब जो आपको रोक के रखता है किसी को, तो मराठा इधर से अटैक नहीं कर सकते इनको, समझ में आ गया। और दूसरा क्यों इसको मास्टर स्ट्रोक ऑफ रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं, दूसरा रीज़न ये कि आपको कंप्लीटली मुगल को अप्रूव नहीं कर दिया, इसका मतलब ये आपको उखाड़ नहीं दिया मुगल को, ठीक है, वो मुगल को भी मानता है, ठीक है।
कि उनको देखिए वापस कर दिया इलाहाबाद, दीवानी राइट बस लिया है, ठीक है। तो समझ में आया आपको? तो आपको समझ में आ गया कि क्यों इसको मास्टर स्ट्रोक ऑफ रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। दोनों रीज़न समझ में आ गया कि ये अब अवध को एज अ बफर स्टेट रख दिया, अवध जो ऊपर एरिया है इसको बफर स्टेट रख दिया, मराठा अटैक ना कर पाई, बीच में जंगल था तो इसको ऊपर ही से आना होगा, और अवध को बफर बना दिया डील करके, ठीक है। और दूसरा कि मुगल अथॉरिटी भी ख़त्म नहीं हुआ। और तीसरा डील किससे करते हैं? बंगाल के इससे, बंगाल के नवाब से, ठीक है। उस समय नवाब कौन था आपको पता है? मीर जाफ़र, फिर से मीर जाफ़र बने थे। उनसे क्या? तो डुअल सिस्टम बंगाल में ला दिया है, डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल। ये डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल क्या है ये थोड़ा समझिएगा, कॉम्प्लिकेटिव है लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाए, ठीक है। ये डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल चला कब से कब है? ये जब से ये डील हुआ होगा 1765 से 1772 तक, ठीक है। हम बताएंगे 1772 का स्टोरी उसके बाद आएगा, कभी बताएंगे। तो ये नवाब ऑफ बंगाल के साथ डील हुआ। क्या डील हुआ इसमें? इसमें डील क्या हुआ? देखिए दो चीज़ होता है, एक निजामत, ठीक है, निजामत राइट, और एक दीवानी राइट। दीवानी राइट मतलब हो गया आपको रेवेन्यू का पावर, रेवेन्यू। और आपको मैंने बताया कि रेवेन्यू राइट जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी किससे ले लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी किससे ले लिया था? अगर मैं ब्रिटिशर्स बोल रहा हूँ तो इस समय ये ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दीवानी राइट ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी किससे ले लिया था? मुगल रूलर शाह आलम टू से, मुगल रूलर शाह आलम टू से ये पावर पहले ही ले लिया था, बता दिया हूँ मैं। निजामत राइट में क्या आता है? ये तो रेवेन्यू कलेक्शन का एक पावर हो गया। दूसरा आता है निजामत। निजामत में दो चीज़ आते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी होता है उसमें अगर कोई क्राइम करता है, और एक मर्डर वगैरह का क्राइम, कोई अगर हीनियस क्राइम हो गया तो क्रिमिनल जस्टिस में आ जाता है, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी आ जाता है, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया। तो ब्रिटिशर्स क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, वो जानता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, वो दोनों बोल दिया क्या, दीवानी राइट के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए 2 डिप्टी नवाब एक्वायर कर दिए, 2 डिप्टी नवाब, ठीक है। कितने? 2 डिप्टी नवाब अपॉइंट कर दिया, जो ये डिप्टी नवाब क्या करेंगे? रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपने पास ये पावर ही नहीं रखा, कहा कि आप एक्वायर की, आप कलेक्ट कीजिए। सोचिए कितना दिमाग से चला है कि हमको कलेक्ट नहीं करना, आप ही कलेक्ट कीजिए, लेकिन पैसा किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा आपको जो इसमें है निजामत में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी चल रहा है, ये आपको दे दिया किसको? नवाब ऑफ बंगाल को। निजामत में भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दिया? नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल को दे दिया कि लीजिए आप चलाइए डे टू डे एक्टिविटी, लेकिन क्रिमिनल वाला कौन देखेगा? मैं देखूंगा। लेकिन क्रिमिनल इसी में जो निजामत में आपको जो क्रिमिनल जस्टिस है ये कौन देखता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब आप डे टू डे एक्टिविटी चलाइए जो चल रहा है सिविल में, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन क्रिमिनल का लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? लॉ एंड ऑर्डर वगैरह वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा। समझ में आ गया? इस पॉइंट को याद रखिएगा। यही 2 डिफरेंस है निजामत और दीवानी में। दीवानी रेवेन्यू कलेक्शन का ताकत वो पहले ही मुगल रूलर शाह आलम टू से ले चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन निजामत था, निजामत में 2 चीज़ आते थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो डे टू डे एक्टिविटी या क्राइम होता है, और क्रिमिनल जस्टिस में जो लॉ एंड ऑर्डर को डिसफॉलो करके या कुछ और हीनियस क्राइम हो जाता है उसमें क्रिमिनल जस्टिस। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दिया? नवाब ऑफ बंगाल की, लीजिए आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। क्रिमिनल जस्टिस अपने पास रखता था, और ये चीज़ समझ में आ गया। तो यानी वो दोनों चीज़ नहीं रखा, दोनों चीज़ दे दिया, ठीक है, इंडियन को ही, ठीक है। और इसके बदले 56 लाख रुपया देता था, ये पूरा कलेक्शन करके रेवेन्यू, ठीक है। बस पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस सारे क्षेत्र से पैसा कलेक्ट करके, वो सारा पैसा कलेक्ट करके बस नवाब ऑफ बंगाल को कितना रुपया देता था? 56 लाख। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ऑल द रेवेन्यू बट पेड कितना 56 लाख एनुअली। कोई डाउट? फॉर पब्लिक वर्क कोई डाउट नहीं है। और धीरे धीरे क्या हो गया, ये 56 लाख किस लिए देता होगा, नवाब जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं ना उसी वजह से। और ये धीरे धीरे खट के ये 33 लाख तक भी आ गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा समय के संग। हाँ 72 तक जाते जाते 1772 तक ये यहाँ तक आ गया था, 33 लाख तक आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव डुअल सिस्टम क्यों लाए, ये चीज़ समझ में आ गया ना आपको, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब एक बात बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव डुअल सिस्टम क्यों लाया होगा। वाई रॉबर्ट क्लाइव ब्रिंग डुअल सिस्टम, वाई रॉबर्ट क्लाइव ब्रिंग डुअल सिस्टम क्यों लाया होगा बताइए। पहला पॉइंट, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसका मतलब होता है कि पावर सब किसके पास है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। समझ में आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, नवाब का है। ठीक है, वो जो आपको दीवानी कलेक्ट कर रहे हैं डिप्टी नवाब, उनका है। ब्रिटिशर्स का बस पावर है, पैसा किसके पास जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। पूरा बंगाल बिहार इतना बड़ा एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करके केवल 56 लाख रुपया देते थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए लाया। दूसरा, अगर ओपन एनेक्सेशन कर लेता, अगर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल बिहार उड़ीसा का एनेक्स कर लेता है, एनेक्स मतलब एक्वायर कर लेता है, ठीक है, ओपन अगर एनेक्सेशन कर लेता है तो जो आसपास के प्रिंसली एस्टेट थे वो क्या करते हैं आप ही बताइए। उसको भी लगता कि भाई ये हमको भी अटैक करके हरा देगा, तो वो क्या करते हैं, अपोज कर देते हैं, जॉइंट वॉर कर देते, सब एक संग मिल के रॉबर्ट क्लाइव को मारने लगते। ये भी हो सकता था, ठीक है, अवध वगैरह सब एरिया मिल जाते, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक्वायर नहीं किया, ठीक है। जो ब्रिटिश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ओवरसाइट से भी बचना था उनको, ओवरसाइट, ठीक है। कहने का मतलब कि मान लिए ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो अब ब्रिटेन से लोग देखते थे बैठ के कि ये कंपनी क्या कर रही है भारत में, तो वहाँ से भी उनको बढ़ना है, जवाब देना है कि भाई हम वहाँ पे कमाने के लिए गए हैं, कि हम वहाँ के राजा को मारने के लिए और राज्य चलाने के लिए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से बचने के लिए, और जो अदर यूरोपियन पावर है वो भी इनको, भारत में तो और भी थे, फ्रांस थे, पोर्चुगल थे, हाँ ये डच थे, ये सब भी आए थे, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यूरोपियन पावर भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते कि आप यहाँ पे आइए और आप यहाँ राजा की तरह रहिए, ठीक है, इसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये जो डुअल सिस्टम है ये लगभग 7 साल तक चलता है, और इस समय पूरे बंगाल में, ठीक है, फेमाइन आता है, मतलब भूखमरी आता है इस 69 से 72 में, ठीक है। और लगभग 30% पॉपुलेशन इस समय, ठीक है, 1769 से 1772 में इस समय फेमाइन है। फेमाइन मतलब भुखमरी, ग्रेट फेमाइन, ठीक है। अकाल आ गया, और खाना वाना का उपज कुछ होता नहीं था, और टैक्स कलेक्शन इतना था, और लगभग 30% पॉपुलेशन बंगाल का मर गए। 30%, आप सोच रहे हैं, ब्रिटिशर्स के इंडियन ट्रेडर्स को जो थे उस समय उनको 40% टैक्स देना था। कितना? 40% टैक्स इंडियन ट्रेडर को, और वहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे उनको 0% टैक्स देना था। ध्यान आया? ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसीलिए
आप देखेंगे कि जो बैटल ऑफ बक्सर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा एज अ क्या कहेंगे, इंडिया में पावर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े राजा हैं वो हेक्टर मुनरो जब हरा देता है तो उसके बाद आप देखेंगे तीनों राजा से रॉबर्ट क्लाइव पर्सनली डील कर रहा है और सारा कुछ डील करने के बाद अपने फेवर में ले रहा है। समझे? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आगे इसके क्लास चलेगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा ज़रूर। ठीक है ना? और थैंक यू।